नमस्कार, अपना उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए अपना उत्तराखंड में शुरुआत कर लेते हैं 4 बजे तक की बड़ी खबरों पर। देश भर में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी के तहत कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल नए कृषि कानूनों को वापस ले और महंगाई पर रोक लगाए। वहीं 22 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन और पदयात्राएं भी निकाली जाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी घर घर तक महंगाई की चर्चा करने के लिए न्याय, पंचायत, गांव और वार्ड स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी, जबकि सत्र के दौरान भी कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाएगी। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि यदि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम कर देगा। लेकिन हालात उसकी कम नहीं। पहली मर्तबा हुआ है कि पेट्रोल ने शतक मार दिया, डीजल 90 के पार चला गया, गैस का सिलेंडर 400 से उछल करके जो है 900 पर आ गया है। गरीब आदमी बाजार में ना तो सब्जी खरीद सकता, ना दाल खरीद सकता है। ये पूरी कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई से जंग लड़ने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के लोग त्रस्त हैं और महंगाई से आम जन हाहाकार कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर चूट है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दर्जा राज्य मंत्री तरुण बंसल जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है तरुण जी न्यूज इंडिया में आपका। नमस्कार आयुषी जी। तरुण जी, आज प्रदर्शन किया गया, पदयात्रा निकाली गई कृषि कानूनों के विरोध में। तमाम जो भी मुद्दे हैं प्रदेश भर में उसे लेकर आज पदयात्रा निकाली गई। कितना सफल आज की पदयात्रा को आप मानते हैं सर? देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है जी। उनके पास पदयात्रा करने के अलावा कुछ नहीं है। ना तो वो विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, ना किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। उनका काम है प्रदेश में न्यूसेंस फैलाना और अराजकता का माहौल पैदा करना। जी। जबकि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। कोरोना के इतने बड़े महाकाल से हम लोग निकल के आए हैं, तो उसके बाद सभी पार्टियों को मिलकर के साथ काम करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और ये उनकी पार्टी का काम है, उनकी योजना है, विपक्ष का काम है, उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाना और विकास के कार्यों को आगे तक जनता तक पहुंचाना, जो इन्होंने कभी नहीं करा। अब ये पदयात्रा करके नौटंकी कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। इनसे जनता सब जानती है इनके बारे में। लेकिन तरुण जी, विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है और इस बीच कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी कई राज्यों में अब घिरती हुई भी नजर आ रही है। पदयात्रा विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। अब साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसे लेकर भी अब सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। तो कितना ये सब चीजें अब आने वाले चुनाव पर प्रभाव डाल पाएंगी बीजेपी पर? देखिए, इतना बड़ा वैश्विक महामारी पूरे विश्व में आई। कई देश तो ऐसे हुए जिन देशों में आज की तारीख में वो डूब गए इस कोरोना महामारी के कारण। लेकिन हमारी देश की इकोनॉमी को बचाए रखा, हमारे देश की जनता को बचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इतना सफल, जितना हम लोगों महामारी से हम निकल पाए और अब भी निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जो बच्ची कुची है, उसके कारण इकोनॉमी कई देशों की ध्वस्त हुई। लेकिन हमारी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं डैमेज होते हुए भी फिर भी हम पूरे विश्व में बहुत अच्छे तरीके से उभर करके आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब हम इस तरीके से आते हैं तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत असर महंगाई का आता है। उसको भी शीघ्र प्रधानमंत्री जी ने और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कई बार कि हम इसको अब कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की ओर लेके जाना है। जी। सबसे बड़ा काम है देश की जनता को
सुरक्षित रखना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। और जब इतना सब महामारी आती है तो थोड़ा बहुत दंड से झेलना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इससे भी हम निकल के उभर करके बाहर आएंगे। चलिए सर, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पर आरपी रतूड़ी जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है आरपीजी न्यूज इंडिया में आपका। जी नमस्कार जी सर, तरुण जी की बात तो आप सुन ही रहे होंगे। जिस तरीके से पदयात्रा आज कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, उनका कहना है कि कांग्रेस के पास अब कुछ और मुद्दे रह नहीं गए हैं और इसलिए इन सब चीजों को लेकर बीजेपी को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकाम ही वो साबित हो पाएंगे। क्या कुछ कहना है सर आपका? अब देखिए, वो अगर अपना ढोल नहीं बजाएंगे तो आवाज कैसे आएगी। अब वो तो प्रचलित है, अंधभक्तों की टीम की सेना है। सब देख रहे हैं कि किसान किस तरह पीड़ित है, बेरोजगार युवा सड़कों पर पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, तमाम कारखाने बंद हो गए और ये बड़े पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। इनको पूछो कि कोरोना काल में आपका योगदान क्या था, आपने क्या किया। मजदूर हजारों हजार किलोमीटर पैदल गया। अरे आपने तो उसकी जो आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, आपने तो निश्चित तौर पर उसकी आत्मा पर निर्भर कर दिया आपने। आपका कोई योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का योगदान कहाँ पर है? आप महंगाई 4 रुपए बढ़ती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चूड़ियां भेजने की बात करते थे। आज वो कहाँ नेत्री गई, गायब हो गई। आज 200 रुपए सिलेंडर 1 महीने में बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही क्या? इतनी महंगाई चरम सीमा पर है जी, और फिर भी आदमी अपने गुणगान करे। अरे कम से कम इस देश से माफी मांगने का आपका समय है कि हम जो बड़े बड़े चिल्ला करके महंगाई के विरुद्ध कहते थे, आज आपने महंगाई का क्या हाल कर दिया। आपने जो एक घर गरीब के घर में भी आपने डकैती डालने का काम कर दिया। सिलेंडर आपने 800 कर दिया, डीजल आपने 100 रुपए। यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं आरपी जी? जी तरुण जी। आयुषी, मेरा इतना कहना है जी कि कांग्रेस के मेरे मित्र ने अभी ये कहा कि हमने कोरोना में क्या करा। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कोरोना काल में क्या करा। हमारे कार्यकर्ता, हमने क्या करना है? सत्ता तुम्हारे हाथ में करेंगे हम। तुम क्या करोगे फिर? कोई कांग्रेसी नेता बता दो जिन्हें कोरोना की बीमारी हुई। बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर गया, राशन बांटे, जगह जगह गया, उसने मोदी किचन किट बांटी, मोदी टिफिन बांटे। मोदी साहब को हुआ कोरोना और जनता के बीच में रहा। मोदी को हुआ नेता और पप्पू जैसे इनके बड़े नेता वो वहाँ चलिए बिल्कुल सर, दोनों आप ऐसे बोलते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली गई, देखने वाली बात है कितनी सफल ये पदयात्रा हो पाएगी और किसानों को लुभाने में कितनी आसानी कांग्रेस को यहाँ पर हो पाएगी। चमोली के जोशीमठ में बीते दिनों आई त्रासदी का आज 14वां दिन है। 13 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम का लगातार सर्च अभियान जारी है। वहीं इस आपदा में अब तक 62 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 33 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किए गए हैं और अभी तक 96 परिजनों और 73 शवों के डीएनए सैंपल मिलान हेतु एफएसएल देहरादून भेजे गए हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ थाने में अब तक कुल 204 लोगों की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट की जा चुकी है, जिनमें से 62 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि लापता सभी लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 24 और 25 फरवरी को बारिश का अनुमान जताया है, जिसके तहत ऋषिगंगा में भी जल स्तर बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि चमोली में आई त्रासदी का आज 14वां दिन है। 13 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और इसी बीच प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। मौसम में आने वाले दिनों में बदलाव हो सकता है, जो कि ये माना जा रहा है कि चमोली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है उसमें
खलल इससे पड़ सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक 62 शव तपोवन की सुरंग से बरामद किए जा चुके हैं और इसी के साथ एक मानव अंग की भी शिनाख्त हुई है और अब तक 204 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। वही माना यह जा रहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव से जो ऋषिगंगा है उसका जल स्तर भी बढ़ सकता है, जो कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाल सकता है। तो वहीं चमोली में आए जल प्रलय के बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग लापता हैं उनका पता किसी तरह से लगाया जा सके और इसी कोशिश में लगातार जो टीमें हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो तमाम लोग अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि लोगों को ढूंढा जा सके। लेकिन इसी बीच मौसम का खलल एक बड़ी परेशानी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों के लिए बन सकता है। तो 24 और 25 फरवरी को बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि ऋषिगंगा जो नदी है जिसमें जल प्रलय आया था उसका भी जल स्तर बढ़ सकता है। रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई है। 62 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता है। लगातार जो परिजन है वो ढूंढ रहे हैं और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि जल्द इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए और जल्द ही जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया जाए, उनकी शिनाख्त की जाए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुमाऊं गढ़वाल में ताबड़तोड़ दौरे हो या जिलों में घोषणाओं की समीक्षा बैठक, सीएम त्रिवेंद्र लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अपने इन कार्यों से संगठन में भी नई स्फूर्ति भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की नींव माने जाने वाले संगठन के लोग सीएम की इन्हीं बैठकों और जिलों में घोषणाओं की समीक्षा को किस तरह से देखते हैं, इसी को लेकर बीजेपी के दर्जाधारी राज्य मंत्री तरुण बंसल और नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अलग अलग जिलों की बैठक कर रहे हैं और इसके अलावा खुद भी बैठकों में जा रहे हैं। लगातार उनके गढ़वाल में, कुमाऊं मंडल में दौरे चल रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाए, उनकी समीक्षा की जाए और जो बची हैं वो इस आखिरी वर्ष में पूरी की जाए। हमारे साथ संगठन और सरकार के लोग हैं, एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले तरुण बंसल जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रदेश में कल मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया, कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद समीक्षा कर रहा है। पहले के मुख्यमंत्री घोषणाएं करते थे, 10-10 हजार घोषणाएं पेंडिंग रहती थी, मगर वो अपने कार्यकाल में ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि अधिकांश रिकॉर्ड घोषणाओं को पूरा करने वाला उनका कार्यकाल साबित हो। इस दृष्टि को, इस उद्देश्य को किस तरह से देखते हैं आप? उत्तराखंड में हमारी दूसरी बार सरकार है। पहली बार माननीय खंडूरी जी के और निशंक जी के नेतृत्व में थी और अब की बात त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में। पूर्व में भी हमारी घोषणाएं हुई, लेकिन जितने मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं उन मुख्यमंत्रियों ने आज तक कभी भी जो अपनी घोषणाएं करी उनकी समीक्षा नहीं करी। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि त्रिवेंद्र जी ने लगातार पहले अल्मोड़ा बागेश्वर जिला करा, फिर अब अल्मोड़ा नैनीताल करा, इसके अलावा बागेश्वर करा और निरंतर हर जिले के में अपनी समीक्षा कर रहे हैं, हर विधानसभा वार कर रहे हैं कि किस विधानसभा में उन्होंने कितनी घोषणाएं करी और उसमें से कितनी पूरी हुई। बाकी बची हुई के लिए भी उन्होंने टारगेट अधिकारियों को दिए और जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करी है कि वो इन घोषणाओं को पूरा करें। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो घोषणाएं करी जा रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का शुरू से, पहले दिन से था कि मैं घोषणाएं वो करूंगा जिनको मैं पूरी कर सकता हूं, ऐसी फौरी घोषणाएं नहीं करूंगा कि जो पूरी ना हो सके। तो उन्होंने एक
आश्वासन शुरू में सरकार बनने पर दिया था और वो उसको आज पूरा करने जा रहे हैं। हम 4 वर्ष हमारे पूरे हो गए और 80% से ज्यादा घोषणाएं हमारी पूरी भी हो गई हैं। 20% जिनमें काम चल रहा है उनमें जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी उन्होंने दी है और निश्चित रूप से वो भी पूरी हो जाएंगी। तो साफ तौर पर घोषणाओं का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मगर जिस बूते सरकार आई वो था संगठन ने एक प्रचंड बहुमत दिया और उस प्रचंड बहुमत के लिए भी अब कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, दूसरा कार्यकाल अपना निभा रहे हैं। लगातार आप सीएम साहब के साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके दौरों में घोषणाओं की समीक्षा तो सरकारी तौर पर हो ही रही है। संगठन में कल उन्होंने एक बड़ी बात कही, अपने जब कार्यकर्ताओं के संवाद किया, जब उन्होंने अपने जो दूसरे दायित्वधारी हैं उनके साथ बैठक की, अपने मोर्चा प्रकोष्ठ के लोगों को बुलाया कि हम अपनी जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये सीएम ने कहा। दूसरा कहा कि किसानों के लिए जो नीतियां राज्य सरकार ने ली है उसको भी सही तरीके से हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो क्या आप कल लगातार इस बैठक में आप थे, आप साथ में थे सीएम के, किस तरह से देखते हैं और क्या सच में अब कार्यकर्ताओं की फिर जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि चुनावी वर्ष है और वो अपने 4 साल की नीतियों को जनता के बीच ले जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैडर सदा ही गतिशील रहने वाला कैडर है। ऐसा नहीं है कि कहा गया कि योजनाएं नहीं पहुंच रही है। जितनी योजनाएं उत्तराखंड की सरकार ने करी हैं, केंद्र की सरकार ने करी है, एक इतिहास रचा है और उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमें भी इतिहास रचना पड़ेगा। लगातार जनता तक योजना पहुंच रही है, लोगों तक योजना पहुंच रही है, कार्यकर्ताओं तक योजना पहुंच रही है और उसका आगे प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लेकिन जितनी ऐतिहासिक घोषणाएं हो रही हैं, जितना लाभ इस कृषि बिल का है, उसी स्तर पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ है, अपनी खिसियाट मिटा रहा, तो हमारे कार्यकर्ता को भी उसी गति से जनता तक बीच में जाना है, इस बात को कहा गया है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिले हैं जो संगठन के छोटे से छोटे पदाधिकारी के साथ बैठकर भी संवाद कर सकते हैं, उसका भी सुझाव लेते हैं, उसका भी विचार लेते हैं कि कैसे सरकार आगे बढ़े, किस प्रकार से हम सरकार में दोबारा और अधिक मतों से आए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक अनुभव प्रयोग जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं को बहुत ही ऊर्जा देने वाला है। और हमारी 2 विशेषताएं हैं पार्टी की, हम कह सकते हैं सेवा ही संकल्प है, हमारा सेवा ही संगठन है। इसलिए इस बात को लेते हुए हम चलने वाले लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना है, कल भी उन्होंने ये बात कही। हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है कि आज तक जिसकी सरकार के ऊपर कोई दाग नहीं आया, कोई धब्बे नहीं आए और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, ईमानदार छवि को लेकर हम इस बार 60 के पार जाने वाले हैं। 60 के पार जाने वाले हैं, जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ जाने वाले हैं, सेवा को संकल्प के रूप में तब्दील कर जाने वाले हैं। सरकार से एक और प्रतिक्रिया लेते हैं। आप दायित्व भी आपको हाल ही में मिला है तरुण जी, लंबे समय आपने संगठन में काम किया है। एक नारा दिया, बातें कम काम ज्यादा, मगर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो कह रही है कि साहब भ्रष्टाचार हुआ है, कई मामलों में हुआ है। छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं कि 1-1 लाख रुपए की बेंच विधानसभा अध्यक्ष के निधि से लग रही है। ऐसे तमाम सवाल भी घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, बातें कम काम ज्यादा और विपक्ष को जवाब चुनाव में मिलेगा? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनको आरोप लगा करके भागना। हम ये कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उजागर करें ना, लाएं बाहर सामने। अगर उनकी सरकारें थी तो हमारे संगठन ने, हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने उस भ्रष्टाचार को उजागर करा। अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसको उजागर करें, सामने लाएं, हम उसको उसका जवाब देंगे। लेकिन कोई भ्रष्टाचार ना होकर के अपने मुंह से मनगढ़ंत बातें बनाना, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके नेता इधर उधर भाग रहे हैं, लगातार प्रचार चल रहे हैं। तो वो पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें और भ्रष्टाचार अगर हुआ तो उसको सामने लाएं, हम उसका जवाब देंगे। अगर बात करें हल्द्वानी की, तमाम तरीके की बैठकों का दौर हो गया, 3 राउंड हो गया, कार्यकर्ता संवाद हो गया, दायित्वधारी से बातचीत हो गई, विधायकों से बातचीत हो गई और अधिकारियों से भी बात हुई। मगर ISBT, आपका अंतर्राष्ट्रीय जू, आपका रिंग रोड, अभी भी 4 साल में वो देख रहा है कि कब NOCs आएंगी, कब चीजें आएंगी। तो लगता है कि NOCs के कारण आप अटके रह गए इन चीजों में? आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाओं का अवलोकन कर रहे हैं। 80% मैंने कहा घोषणाएं पूरी हो गई। 20% जो आपने हमसे कहा अभी, ISBT है चाहे रिंग रोड है, उनका भी काम निश्चित रूप से होगा। ISBT भी यही सरकार बनाएगी, सही जगह पर बनाएगी, जहां पर बनना वहीं पर बनाएगी। लेकिन
80% मैंने इसी लिखा कि 20% जो घोषणाएं हमारी बची हुई हैं उनको हम आने वाले 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेंगे। आखिरी सवाल लेते हैं प्रदीप जी आपसे कि अब चुनावी वर्ष में आप चल ही रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री लगातार अब रात्रि विश्राम कर रहे हैं अलग अलग जाकर, संगठन का क्या दायित्व आ जाता है इस साल, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर ही रही है। संगठन का दायित्व तो पुनः सरकार को लाना है और संगठन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है एक चुनाव के बाद दूसरी चुनाव की तैयारियों में वो शुरू हो जाता है, इसलिए कोई संशय नहीं है कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस अपने अंतर विरोध के कारण आपस में अभी लड़ने में मस्त है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथों में कार्यक्रम में मस्त है और बूथों की योजना बनाने में मस्त है। हम ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाने वाले हैं कि कांग्रेस का सारा विपक्ष मिलकर भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। हम पन्ना पालक की ओर को बढ़े हैं, कांग्रेस अभी सीएम का चेहरा तराश रही है। तो पूरी तरह से आप देख रहे थे कि संगठन और सरकार के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे सरकार अपना काम कर रही है, समीक्षाओं का काम कर रही है, घोषणाओं को कैसे बची घोषणाओं को पूरा करना है उसका काम कर रही है, जबकि संगठन दूसरी ओर ये तैयारी कर रहा है कि मिशन 2022 में लक्ष्य और बड़ा कर लिया है। 57 का आंकड़ा था, अब 60 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। देखना होगा कि किस ओर इनकी रणनीति जाती है। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। तो चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।